So what we are going to talk about today is sales ke rishte, which is also covered as the customer relationship management for SMEs, small and medium business enterprise. Today is day 4 of Saregama of sales. So what we are going to cover today, ये हमारा आज का presentation highlight है. एक तो what are the kind of relationships that comes in sales? What is the SWIFT theory? Why CRM and what is CRM? And how CRM helps in automating relationships building and monetizing them. और CRM metrics क्या होती है, वो कौन से मापदंड है जिनको नाप के हम CRM को समझते हैं. चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स में किस तरह के रिश्ते बनते हैं. आपको ये नीचे एक लाइन दिख रही है, ठीक है. तो क्वेश्चन यहाँ ये है, हैव यू डिफाइंड सेल्स के रिश्ते इन योर बिजनेस? क्या आपने इन कुछ रिश्तों को डिसाइड किया है? हैव यू डिसाइडेड ऑन दीज रिश्ता? देखिए, जब शुरुआत होती है और कोई कस्टमर बनता है, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम कस्टमर. तो जब भी कोई पहले बार कस्टमर बनेगा तो या तो वो फर्स्ट टाइम कस्टमर होगा या रिपीट कस्टमर होगा, राइट. तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि कोई पहली बार मेरा कस्टमर बना तो उसकी स्टेटस हो गई FTC, मतलब फर्स्ट टाइम कस्टमर. अब ये कस्टमर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनमें से कुछ लोग सेटिस्फाइड कस्टमर हो गए. तो पहला रिश्ता मेरा क्या है कस्टमर के साथ? फर्स्ट टाइम कस्टमर. फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ कस्टमर के साथ सेटिस्फाइड कस्टमर का रिश्ता बन जाता है. नाउ सेटिस्फाइड कस्टमर धीरे धीरे उनमें से कुछ कस्टमर गुस्से में आ जाते हैं, नो, दे बिकम एंग्री कस्टमर. और कभी कभी तो इतना एंग्री हो जाते हैं कि हमको छोड़ के चले जाते हैं. उसी तरीके से जैसे हमें छोड़ के हमारे कुछ ग्राहक चले जाते हैं, उसी तरह से हमारे कंपटीटर्स के कुछ ग्राहक उनसे गुस्सा होके हमारे पास चले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं चर्न, राइट. तो ये जो एरो अंदर की तरफ आ रहा है ये चर्न, और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है एट्रिशन, यानी वो लोग जो मुझे छोड़ के चले जाते हैं. बहरहाल इन दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो सेटिस्फाइड कस्टमर धीरे धीरे कस्टमर एडवोकेट बन जाता है, यानी कि हमारी वकालत करने लगता है. He becomes my advocate, he starts talking good about me, and he doesn't do it because I'm giving him a bribe, or he doesn't do it because I'm giving him any fees. He's just doing it because he's so happy with my service that he starts talking good about me. जब ऐसा होने लगे तो मैं उसको बोलता हूँ कस्टमर एडवोकेट बन गया. अब देखिए, कस्टमर एडवोकेट होके धीरे धीरे कस्टमर को मेरी आदत लग जाती है, तो मैं उसको बोलता हूँ हैबिचुअल कस्टमर, यानी कि उसे हैबिट हो गई है. जैसे आप में से कुछ लोगों को हैबिट हो गई कि घड़ी खरीदना है तो टाइटन की खरीदना है, आप सीधा टाइटन के शोरूम में चले जाते हैं क्योंकि आपको हैबिट हो गई है कि घड़ी मतलब टाइटन, राइट. तो इसको बोलते हैं हैबिचुअल कस्टमर. अब हैबिचुअल कस्टमर भी नॉर्मली देखिए, ये आयरेट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना. तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी वही होता है जो बहुत ज्यादा प्यार करता है. तो शुरुआत में जो एट्रिशन हुआ ये छोटे मोटे लड़ाइयों से हो गया. यहाँ जो आयरेट होके आपको छोड़ गया, मतलब हैप्पी कस्टमर, हैबिचुअल कस्टमर होने के बावजूद भी किसी कारण से मतभेद हो गई और वो मनभेद में कन्वर्ट होके आपको छोड़ के चला गया. सो हैबिचुअल कस्टमर के आगे चल के फिर उसका अगला स्टेटस है लॉयल कस्टमर, राइट. लॉयल कस्टमर, and then some of them leave you, so we call them lost customers. The one who don't leave you, we call them VIP customers. ये जो रिश्ते का ग्रिड है, ये आप सब लोगों को समझ में आ रही है? ये जो सेल्स के रिश्ते का ग्रिड है, ये आप सब लोगों को समझ में आ रही है? Just write a yes from the chat box. Yes, just write a yes from the chat box. All right, fantastic, wonderful. अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं मैं कि जब FTC हुआ, राइट, जब कस्टमर पहली बार आपका ग्राहक बना, तो क्या आपके सिस्टम में कोई ऐसा वेलकम लेटर है जो आप भेजते हैं कि डियर संजय, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ कस्टमर, और यहाँ पे हम आपको एक वेलकम किट आपको भेज रहा हूँ,
इस किट में आपको हमारे साथ कैसे डील करना है, इसकी सारी डिटेल्स है। ऐसा कुछ कभी कल्पना किया है आपने? और क्या ऐसा कुछ करने से अच्छा होगा? सब जगह लागू है। स्कूल में कोई नया पेरेंट आता है, एडमिशन के लिए फीस भर देता है या थोड़ी सी एडवांस भी दे देता है, यानी कि कस्टमर बुक हो गया, तो हम उसको एक वेलकम लेटर भेजते हैं कि डियर सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव शोन कॉन्फिडेंस इन द स्कूल। और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन साथ में लगा दें या कुछ वेलकम किट बना के साथ में भेज दें। अगर पैसे हैं तो थोड़ा एक आधी गिफ्ट दे दें। तो डू यू थिंक इट इज अ गुड आइडिया? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड आइडिया to welcome the customer when he is FTC? Yes, sir. Yes, sir. क्या हम ऐसा करते हैं या ऐसे करने की कल्पना करते हैं? Sir, we have started. ओके, वेरी गुड। तो Okay, अगर sir. करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं करना चालू कर दीजिए। अब देखिए, जो पुराने कस्टमर, ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, प्लीज म्यूट पे जाइए। अब देखिए, जो पुराने कस्टमर्स हैं वो धीरे धीरे सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे बनेंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं? तो आज का जो सेशन है इसका इसकी इसकी भूमिका यही है कि व्हाट आर वी सपोज टू डू एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ दिस ग्रिड टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट रिलेशनशिप्स इनटू मोर बिजनेस। ओके, तो आइए सबसे पहले आपको एक थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसका नाम है स्विट्स। एंड स्विट्स स्टैंड्स फॉर सॉरी, विश, इन्फॉर्म, थैंक यू, शेयर। तो सवाल ये है कि क्या आप आपकी जिंदगी में स्विट्स अपनाते हैं? तो देखिए, थिंग्स टू डू क्या क्या करना है। वेलकम लेटर फॉर ऑल एफटीसी विद थैंक यू मैसेज, जिसका जिक्र अभी अभी हुआ। डेटाबेस ऑफ बर्थडे एनिवर्सरीज फॉर ऑल कस्टमर्स सो दैट एन ऑटोमेटेड विश कैन बी सेंड टू देम। ये एक आदत बना लीजिए कि जब भी आप किसी आगंतुक से पहली बार मिलते हैं, वो कस्टमर बना नहीं बना डज नॉट मैटर, उसकी बर्थडे एनिवर्सरी की डिटेल मांगिए। कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग देंगे, लेकिन जो देंगे उनको एक सिस्टम में डाल के एक मिनिमम किसी को बर्थडे और एनिवर्सरी विश करने में किसी को बुरा नहीं लगता और लोगों को अच्छा लगता है, राइट? नंबर 3, ऑल इंफॉर्मेशन। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि स्विट्स होती क्या है। सॉरी, विश, आप समझ रहे हैं, सॉरी और थैंक यू, ये दो लफ्ज हम भारतीय बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जब तक किसी की कृतज्ञता के तले दब न जाए तब तक थैंक यू नहीं बोलते, और जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि मैं गलत हूँ तब तक सॉरी नहीं बोलता हूँ। दोनों ही चीजें गलत है। किसी भगवत गीता में या किसी कुरान में ये लिखा नहीं है कि जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि आप गलत हो आपको सॉरी नहीं बोलना है। किस बात की सॉरी नहीं बोलना भाई? बोलिए ना सॉरी। हम ऐसा समझते हैं कि सॉरी का मतलब है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है तो मैं बोलता हूँ आई एम रियली सॉरी दैट यू हैव लॉस्ट योर ब्लड प्रेशर, आप प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप शांत हो जाइए, हम बात करेंगे। तो सॉरी का इस्तेमाल हुआ, राइट? तो सॉरी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ सेल्स ये अच्छी बात है सॉरी का इस्तेमाल करना, थैंक यू का इस्तेमाल करना। जितनी ज्यादा आपके अल्फाज में थैंक यू और सॉरी होगा उतना अच्छा सेल्समैन आप बनेंगे, राइट? तो ये कुछ एक्शन पॉइंट्स है दोस्तों। विश, किस बात की विश करेंगे? हम बर्थडे की कर सकते हैं, एनिवर्सरी की कर सकते हैं, और हम साथ ही साथ अगर किसी का बिजनेस है और बिजनेस की जो, जैसे जो लोग इंस्टीट्यूशनल सेलिंग में है, जे प्लस के लोग, तो अगर किसी का बिजनेस है और बिजनेस की उनकी शुरुआत जिस दिन हुई थी, यानी कि बिजनेस का बर्थडे, उसका भी डेटा हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, राइट? इन्फॉर्म का मतलब होता है जब हम एक तरफा कम्युनिकेशन देते हैं उसे इन्फॉर्म कहते हैं, और जब हम अपने किसी कस्टमर की नॉलेज को यूज करके उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसे शेयरिंग कहा जाता है। मसलन अगर मैं जैसे मैं अगर स्कूल चलाता हूँ और मैं किसी पेरेंट को ये बोलता हूँ कि अगले महीने से फीस 200 रुपए से बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? इन्फॉर्म। लेकिन अगर मैं किसी पेरेंट को, मतलब मुझे मालूम है कि ये पेरेंट जो है ये ट्रांसपोर्टर है और
उसका बच्चा हमारे पास पढ़ता है, और मैं अगर इसी बात को शेयर के फॉर्म में बताना चाहूँ तो मैं उस ट्रांसपोर्टर को लिखूंगा कि डियर सर, in our school we are going in for certain revisions, and since you are a transporter we would like to inform you in advance कि आपका इंक्रीमेंटल फीस जो है अगले 6 महीने में 1200 रुपए होगा, राइट। मैंने क्या किया, मेरी नॉलेज जो थी उसके बारे में कि वो एक ट्रांसपोर्टर है, उसका इस्तेमाल करके फिर मैंने कम्युनिकेशन पेश किया, उसे शेयर कहते हैं, ठीक है। तो नीचे थिंग्स टू डू देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला थिंग टू डू है कि एक वेलकम लेटर बनाइए फॉर ऑल एफटीसी कस्टमर्स एंड इंश्योर कीजिए कि ये वेलकम लेटर आपके सिग्नेचर से जाए। दूसरा है बर्थडे एनिवर्सरी की सूची बनाइए। तीसरा है कि ऑल इंफॉर्मेशन और शेयरिंग इन राइटिंग थ्रू सीआरएम सॉफ्टवेयर ओनली। आगे चल के हम सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। मेरा कहना है कि जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होगी वो सारे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन आप पहले से बना के उसकी कोडिंग कर लीजिए, ऑलराइट। क्योंकि देखिए दो समस्या है हमारे देश में। पहला समस्या ये है कि हम सबकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, और अंग्रेजी जानने में कोई महानता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का गलत लेटर लिखना एक गलत इमेज लेके जाती है। क्योंकि देखिए जैसे आप स्कूल चला रही हैं, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, और दूसरी तरफ से अगर आपके लेटर्स में ग्रामेटिकल एरर है तो क्या इमेज रहेगा आपके स्कूल का, करेक्ट। Similarly, if you're running a very big organization and then you do not communicate with the right grammar, it will communicate a wrong message, right? So what I suggest is that एक कल्पना कीजिए कि नॉर्मली किस तरह के ईमेल्स जाएंगी, किस तरह के लेटर्स जाएंगी, और उसकी सूची बना लीजिए। 50, 60, 70, 80, 100 ऐसे टॉपिक्स निकल के आएंगी, और उस टॉपिक का जो ईमेल जाएगा वो पहले से लिख लीजिए या लिखवा लीजिए किसी से, और उसकी एक कोड नंबर दे दीजिए। मसलन मैं स्कूल चलाता हूँ, कोड नंबर 001 का ईमेल कंटेंट क्या है कि अगर किसी पेरेंट ने इंक्वायरी की है तो मैं उसके इंक्वायरी के जवाब में जो लिखूंगा वो कोड नंबर 001 है। तो आपको सिर्फ अपने ऑफिस में बताना है कि ये सारे पेरेंट्स को कोड नंबर 001 भेज दो, ये सारे लेटर्स को कोड नंबर 8 भेज दो, ये सारे लेटर को कोड नंबर 12 भेज दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑन द चैट बॉक्स प्लीज राइट yes, no. Are you getting my point? Yes, sir. Right. So खास करके कामनी आपके स्कूल में आई वांट टू सी कोडेड कम्युनिकेशन, एंड एक स्कूल के अंदर कुछ 100-150 कम्युनिकेशन की टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स से इंटरेक्शन में आपको लगती हैं। उन सारे टॉपिक्स को लिखिए एक जगह पे, शेयर कीजिए मेरे साथ, और हर टॉपिक की जो आप लिखेंगे उसको एक जगह लिखिए, किसी से वैलिडेट कराइए और उसको कोडेड फॉर्म में स्टोर कर लीजिए, राइट। ये बहुत जरूरी होता है ताकि कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग, मतलब मुझे आई डोंट वांट कि कोई अपने मन से चिट्ठी लिखे, कोड के हिसाब से चिट्ठी लिखो। और कभी ऐसी सिनेरियो आई जहां आपको लगता है कि उस सिनेरियो के लिए कोई कोड बना ही नहीं है, तो फिर वो नया लेटर लिख के एक नया कोड ऐड कर दीजिए अपने सूची में, राइट। सो वेरी गुड फॉर जेजे प्लस वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन सच कोड। सो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लेटर मिल जाएगी। तो स्विच के बारे सबको समझ में आ गया। Please write switch in the chat box so that I know that you have understood what is switch. Switch, please write switch in the chat box. यार सब लोग सो रहे हैं क्या? Switch, okay. शिवानी तो ठीक, very good. प्रांजल, okay, very nice, very nice. Okay, okay, very good. So switch we have understood. Now let's move on to why CRM. ये CRM जो है ना एक हवा हो गया, मतलब आजकल फैशन हो गया कि मैं तो CRM सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं तो CRM, हमारे यहाँ तो CRM चलता है। तो जब मैं पूछता हूँ कि भैया CRM क्यों यूज करते हो, क्या फायदा उससे, इससे धंधा क्या बढ़ता है, तो लोग नॉर्मली रिप्लाई नहीं कर पाते। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
और CRM एक टूल है जो इट हेल्प्स यू इन फार्मिंग कस्टमर्स टू बियर LTV फ्रूट्स। अब LTV का मतलब क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू। यानी आपको ये मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कोई भी ग्राहक है उसकी एक LTV होती है, मतलब लाइफ टाइम वैल्यू होती है। और कोई भी बेचने वाला अगर उस ग्राहक के LTV को ले पाए तो वो एक समृद्ध बेचने वाला है। वो एक थॉरोब्रेड सेल्स पर्सन है। तो यानी कि मान लीजिए कि शिवानी आपके स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लिया, तो उसकी LTV क्या होगी? वो तो बच्चा है, अब एडमिशन ले लिया, अब क्लास 12 तक आपके साथ ही पढ़ेगा, तो क्लास 12 तक आपके साथ ही फीस देता रहेगा। और एक बार 12 से निकल जाएगा तो फिर आपकी स्कूल छोड़ के कॉलेज जाएगा। आप तो कॉलेज चलाते नहीं हो, तो आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि उसकी LTV क्या है? फिर क्लास 12 तक की फीस LTV है कि ये कुछ और है? सर उसका एकेडमिक कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है स्कूल में, ये सारी चीजें आई बिलीव। हाँ, मैं LTV की बात कर रहा हूँ। मैं उस बच्चे से वैल्यू क्या निकाल पाऊंगा? 12वीं तक की तो फीस ही निकाल पाऊंगा, और क्या निकाल पाऊंगा? सर अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो उसके छोटे भाई बहन होंगे, उसके पड़ोसी होंगे, तो वो रेफरेंसेस मिलेंगे, तो वो LTV हो जाएगा उससे। ओके। और और सर वर्ड ऑफ माउथ, गुड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाएगा। और और सर वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, बच्चे उसके होंगे, वो बच्चे भी भी जेम ऑब्वियस। स्कूल में पढ़ेंगे, यस राइट? सर। यानी यस सर। कि यानी कि कोई भी ग्राहक की जब तक मौत नहीं होती तब तक वो जो पैसे खर्च करेगा आपके बिजनेस के संपर्क में, वो आपका LTV है, राइट? तो CRM का मतलब है कि ये एक ऐसा टूल है जो आपको एक माली की तरह, एक किसान की तरह उस ग्राहक को सींचने में मदद करता है। किस काम के लिए? उसकी LTV वसूलने के लिए, राइट? So CRM is a tool which helps you in farming customers to bear LTV fruit for your business. Concept clear है? Now CRM, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि CRM एक सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली CRM सॉफ्टवेयर नहीं है, CRM एक सोच है। और बिना सॉफ्टवेयर का भी हम काफी CRM कर सकते हैं। जब ऑटोमेशन की बारी आएगी तो हमें एक सॉफ्टवेयर लगेगा। तो नीचे लिखा है, एन ऑटोमेटेड सिस्टम थ्रू विच वी कैन डिफाइन ऑल यूनिक रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड हार्नेस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब ये बात को बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है कि ये यूनिक रिलेशनशिप क्या होती है। यू नो, लाइक JJ प्लस एक ब्लो फिल्म का कस्टमर है तो ब्लो फिल्म का कस्टमर है, अब उसके साथ यूनिकनेस क्या रहेगी? अभी जेम स्कूल अगर कोई पेरेंट है तो पेरेंट है, बच्चा है, स्कूल में पढ़ाते हैं उसको, फीस देता है, उसके साथ यूनिक रिलेशनशिप क्या बनती है, राइट? एक रियल एस्टेट पुनीत मित्तल, आपको अपने कस्टमर के साथ यूनिक रिलेशनशिप क्या बनती है? सर यूनिक रिलेशनशिप जो है सर, उससे अच्छे बेटर रिलेशनशिप होए और आगे वो फ्यूचर में भी उसे सर्विस अपन देंगे, जैसे आफ्टर सर्विस दे रहे हैं उससे भी बेटर रिलेशनशिप्स बनते हैं। और फ्यूचर में भी जैसे कोई प्रॉपर्टी प्लान करता है वो हमारे पास ही आएगा हमारे सर्विसेज देख के। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आउटकम की बात आप करो। मेरा कहना है यहाँ पे कि वो व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ बायर एंड सेलर, और इस यूनिकनेस ऑफ रिलेशनशिप को समझने की जरूरत क्यों है, और ये किस तरह से मुझे बेटर बिजनेस करने में मौका देता है। हाउ डज इट हैपन? देखिए, मार्केट जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, आपको सबको पता है कि आज से 100 साल पहले हम वही बनाते थे जो हम बना सकते थे, और ग्राहकों को वही खरीदना पड़ता था। तब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट थी। धीरे धीरे हम वो बनाना चालू किए जो ग्राहकों को चाहिए, और हम इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ की वी डोंट मेक व्हाट वी वांट टू मेक बट वी मेक व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बाय। करेक्ट? तो यही कारण है कि पहले पाठशाला हुआ करती थी, धीरे धीरे पाठशाला में AC लग गई, धीरे धीरे पाठशाला इमारत बनने लगी, राइट? ये सब इवोल्यूशन के कारण हुआ, जहाँ कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई, राइट? अब जो मार्केट चल रही है ये यूनिक रिलेशनशिप की मार्केट है, क्योंकि हर ग्राहक का कुछ यूनिक नीड है। अगर मैं रियल एस्टेट की मार्केट में बात करूं तो कुछ ग्राहक हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ सस्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
आप मुझे पार्क मत दो, मंदिर मत दो, लिफ्ट मत दो, चलता है, लेकिन सस्ते से सस्ता घर बना के दो। कुछ ग्राहक हैं, उसी कैटेगरी के ग्राहक हैं, जो बोलते हैं कि यार हमारे घर में ना सेम स्टेटस के लोग होने चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा जब नीचे खेलेगा पार्क में तो वो बहुत गरीब आदमी के बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहिए, या बहुत अमीर के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ और बहुत सारे अमीर लोग रहेंगे तो मेरे बच्चे की आदतें बिगड़ जाएंगी। देखिए ये भी एक यूनिकनेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं उसी घर में रहूंगा जहाँ सिर्फ वेजिटेरियंस रहते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन को घर बेचोगे तो मैं नहीं रहूंगा, राइट। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम कितनी स्ट्रांग है, आपने कैमरा लगाया कि नहीं, आपने 24 घंटा गार्ड रखा है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग फितरत है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपने सीमेंट की क्वालिटी कैसे यूज की, आपने पाइप्स की क्वालिटी कैसे यूज की, लेकिन ये वाले लोग बहुत कम रहते हैं। ये जो बाकी की चीजें हैं ये वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एज ए सेल्स पर्सन, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे मान लीजिए कि उसे ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि सिक्योरिटी कितना स्ट्रांग, और उससे बात करते समय आप उसको बार बार ये बोल रहे हैं कि सर हम बहुत अच्छा पाइप इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत अच्छा जगुआर की फिटिंग लगाते हैं, तो सामने वाला भी अपील नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसके दिमाग में जो उसका यूनिकनेस है वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, करेक्ट? यस सर। So not only at the time of selling but even after selling, तो ये इतना याद कौन रखेगा यार। मैं तो दिन में 10 लोगों को मिलता हूँ, अभी तक न्यूटेरिक ने 2000 लोगों को माल बेच दिया है, तो ये याद कौन रखेगा कि किसकी फितरत क्या है, किसको क्या चीज पसंद है, क्योंकि रिश्ता तो उसी से बनेगा ना, राइट। अब देखिए आपके घर में भी आपके सगे मामा, आपके सगे चाचा, आपके सगे फुआ, इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता ज्यादा अच्छा है, कुछ लोगों के साथ नॉर्मल रिश्ता है। क्यों? जिनके साथ अच्छा रिश्ता है निश्चित रूप से आप उनके टेस्ट को समझते हैं, निश्चित रूप से आप उनकी फितरत को समझते हैं, और वो भी आपकी फितरत को समझते हैं, इसलिए आपका रिश्ता अच्छा है, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपके ग्राहक की फितरत को कौन समझता है, और उस फितरत को समझ के आप उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे निकालते हैं। This is what customer relationship management is all about. All right. So quickly, I want your feedback. Do you understand the concept of CRM? Are you very clear about this concept of CRM? Kamini, do you understand this? Kamini, do you understand this? I'm not getting any voice. Okay. Ritesh? Any Yes, sir. question that any one of you wants to ask? Sir, I want to ask something. Yeah. सर Yes, जैसे go आपने ahead. बताया कि हम हाँ सर मैं पूछ रही थी कि जैसे हम पेरेंट्स का ये भी कंसर्न होता है, एक क्वेश्चन होता है कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत प्रांजल तुम्हारी वॉइस टूट रही है, तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप अपनी क्वेश्चन को तो चैट फिर बॉक्स उनका में बच्चा लिखिए। उनके साथ नहीं मैच कर पाएगा, तो ये उनका एक आपकी कंसर्न है। आपकी वॉइस टूट रही है, आप कृपया करके अपनी क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे तक। ओके, ऑलराइट। सो गोइंग अहेड, व्हाट इज सीआरएम? सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइंस कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए मजे की बात, आपका जो सीआरएम सिस्टम है वो डिफाइन करेगा कि किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। System senses the uniqueness in buying behavior in each relationship. System is structured to nurture relationship to the next level, and turnaround time of each journey in CRM is defined, and system allows users to embed recuperative measures in case of non-compliance or TAT. Simple हिंदी में बताता हूँ कि जब हम एक CRM सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम जो है, वो अलग अलग रिलेशनशिप को डिसाइड करता है।
देखिए क्या मजा आएगा क्योंकि जब आप किसी नए पेरेंट को एडमिशन देते हैं तो सिस्टम को पता चल जाता है कि ये पेरेंट नया है, इसको एफटीसी का वेलकम लेटर भेजो, राइट? सिस्टम डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि गगनदीप भुल्लर आपका स्टूडेंट है और मान लीजिए कि नवनदीप भुल्लर उसका भाई 2 महीने के बाद एडमिशन लेता है। तो जैसे आप नवनदीप भुल्लर डालोगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर पूछेगा इज ही सिबलिंग ऑफ गगनदीप भुल्लर, क्योंकि उसे तो पता है गगनदीप भुल्लर ऑलरेडी आपका स्टूडेंट है। तो आपको लिखना है यस। अगर आपने यस लिख दिया तो वो उसको जोड़ देगा और एफटीसी लेटर भेजते समय वो गगनदीप भुल्लर को जब वेलकम लेटर भेजेगा तो बोलेगा वेलकम, योर सिबलिंग आल्सो स्टडीज विद अस, फलाना ठिकाना। आप समझ रहे काम नहीं? यानी कि सिस्टम विल डिफाइन कस्टमर रिलेशनशिप्स, सिस्टम विल डिफाइन यूनिकनेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए मान लीजिए आपके 500 बच्चे हो जाते हैं और मैं सिस्टम को पूछता हूँ कि भाई हमारे 500 बच्चे में कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश रेमेडियल क्लास में आते हैं, तो सिस्टम ने मुझे 20 बच्चों का नाम बताया, तो मैं समझ गया कि ये 20 बच्चे के पेरेंट के लिए इंग्लिश वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं अगर पूछता हूँ कितने बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, मुझे 100 बच्चों का नाम आता है, देन आई अंडरस्टैंड दैट दीज 100 पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट। अब सिस्टम से मैं मैप कराता हूँ कि कितने पेरेंट्स हैं जो मार्शल आर्ट और इंग्लिश दोनों में इंटरेस्टेड हैं, राइट? तो सिस्टम को जब समझ में आ जाती है तो उस पेरेंट से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सिस्टम हमें क्लू दे देता है कि दिस पेरेंट इज इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट्स, ताकि उनसे कम्युनिकेट करते समय हम उन सब्जेक्ट्स का जिक्र करें। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। आज पता नहीं क्यों क्लास थोड़ी सी सोई हुई है। आई एम नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई शुड। ऑलराइट, सो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। नाउ अब थोड़ी सेल्स की बातों पे आ जाते हैं, राइट? कि कस्टमर रिलेशनशिप में जो सेल्स की बातें उस पे आते हैं। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सस्पेक्ट डिड नॉट बिकम एफटीसी। आपको सेल्स वाली जो फनेल याद है जो हमने सेकेंड डे सीखा था सेल्स की विधि में, कि पहले सस्पेक्ट फिर प्रोस्पेक्ट, है ना? सस्पेक्ट फिर प्रोस्पेक्ट फिर लीड फिर प्रपोजल फिर नेगोशिएशन फिर ऑर्डर। तो उसी सेल्स फनल को लेके आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपके बिजनेस में कुछ सस्पेक्ट थे जो एफटीसी बने ही नहीं, है ना? नीचे देखिए बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 1 वो काल्पनिक बॉक्स है जिसमें मैं सारे सस्पेक्ट्स को रखा हूँ, और बॉक्स नंबर 2 वो काल्पनिक बॉक्स है जिसमें मैंने उन लोगों के नाम को ट्रांसफर किया जो सस्पेक्ट से एफटीसी बन गए। एफटीसी मतलब फर्स्ट टाइम कस्टमर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब देखिए जब प्रैक्टिकल काम चल रहा है तो ऐसे बहुत सारे सस्पेक्ट हैं जो एफटीसी बने नहीं, तो मेरा सीआरएम सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा कि प्रांजल आपके यहाँ पे 200 फुटफॉल हुए, 200 फुटफॉल में आपने 20 एडमिशन किए, तो 20 एडमिशन को आप एफटीसी का वेलकम लेटर भेजिए, मैं भेज देता हूँ। और जो बाकी के 180 हैं वो अभी तक एफटीसी नहीं बने हैं, तो उनको लीड मैग्नेट भेजना चालू रखिए। अगर लीड मैग्नेट 1 फेल हो गया है तो लीड मैग्नेट 2 भेजिए, 2 फेल हो गया तो 3 भेजिए, 3 फेल हो गया तो 4 भेजिए। आर यू गेटिंग दिस स्क्रीन? यस सर। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, इफ प्रोस्पेक्ट डिड नॉट कन्वर्ट इनटू एफटीसी इन एक्स नंबर ऑफ डेज। ये एक्स जो है ये आपका टर्न अराउंड टाइम है, आपने अपने बिजनेस के हिसाब से डिफाइन कर लिया कि कोई भी जब मेरे फुटफॉल आएगा तो मैं उसको 30 दिन के अंदर एफटीसी में कन्वर्ट करने का दावा रखती हूँ। So if prospect did not convert into FTC in X number of days, serve the next lead magnet to the prospect. Repeat this for 4 lead magnets. If there is still no result, put this data in the open category box. देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर किस लॉजिक पे काम करता है और कैसे हम इस पूरी चीज को ऑटोमेट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये पहला चीज समझ गया, सस्पेक्ट्स और एफटीसी। क्योंकि सीआरएम ऐसे ही चलता है, सीआरएम के अंदर एक काल्पनिक डब्बा है जिसमें हम जब सस्पेक्ट का नाम डालते हैं यानी कॉन्टैक्ट का नाम डालते हैं तो उस डब्बे में चले जाती है और हम कुछ लीड मैग्नेट बना के
सीआरएम को फीड कर देते हैं, सीआरएम एक लीड मैग्नेट उठाता है, सस्पेक्ट को भेजता है, और अगर वो कस्टमर बन जाता है, एफटीसी बन जाता है, तो उसको थैंक यू लेटर भेजता है। नहीं बनता है तो कुछ कार्यकाल के बाद में उसको लीड मैग्नेट नंबर 2 भेजता है। इज दिस स्क्रीन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो जेजे प्लस के Yes, लोगों sir. को बता दूं कि आपके यहाँ पे जोहो का सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज होता है। नियोटेरिक में भी एक सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज होता है, मुझे नाम नहीं मालूम। सेल्डो ये आशीष, सर। सेल्डो सेल्डो होता है। और हाँ जी सर। जेम्स में कौन सा यूज होने वाला है मुझे नहीं पता, बट Sir, कामनी my जो class भी board. कौन सा माई क्लास बोर्ड एमसीबी माई क्लास बोर्ड। Yes, sir. ओके, तो मैं एक बार देखना चाहूंगा कि उसमें क्या प्रावधान है। ओके, क्योंकि नॉर्मली ये माई क्लास बोर्ड जैसे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये आपको स्कूल चलाने के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनी होती है, लेकिन ये सीआरएम के हिसाब से नहीं बनी होती है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। बहरहाल आप आज जो क्लास में कर रही है, ये आपको देखना है कि माई क्लास बोर्ड ये सारे काम कर सकता कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पहली स्क्रीन हो गई। अब देखिए बक्से को आगे बढ़ाते हैं। एफटीसी बन गया है। अब सेल्स फनल के हिसाब से एफटीसी को सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है ना? तो बॉक्स नंबर 2 एफटीसी का बॉक्स है और बॉक्स नंबर 3 सेटिस्फाइड कस्टमर का बॉक्स है। अब जो फर्स्ट टाइम कस्टमर बन गया है उसको सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे बनेगा? एक 3E प्रोग्राम चाहिए होता है। 3E का मतलब है एम्पावर, एंगेज एंड एजुकेट, है ना? तो हमें अपने कस्टमर्स को एम्पावर करने का, एंगेज करने का, एजुकेट करने का, ऐसे 3 अलग अलग प्रोग्राम हमें बनानी पड़ेगी। तो जो लोग एफटीसी हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम कस्टमर बन जाते हैं, तो सिस्टम के थ्रू हम ये 3E प्रोग्राम सर्व करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो एफटीसी हैं उनमें से कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ऑलराइट, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों को सेटिस्फाई कर पाए। तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ थिंग्स टू डू लिखा है कि करना क्या है, हमें एक 3E प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी कहीं नहीं है, जेजेपीपीएल में भी नहीं है, नियोटेरिक में भी नहीं है और जेम्स में भी नहीं है शायद। तो एक 3E प्रोग्राम की रचना कीजिए, विच इज एम्पावर, एंगेज एंड एजुकेट। तो जैसे स्कूल में एम्पावर प्रोग्राम कैसा होगा कि भाई जितने फुटफॉल्स हमारे स्कूल में आते हैं उनके पेरेंट्स के लिए हम पेरेंटिंग वर्कशॉप करेंगे हर सैटरडे को। तो इससे क्या हो गया कि आपके पेरेंट्स एम्पावर हो रहे हैं और ये मुफ्त में आप कर रहे हो। आपने किसी अच्छे स्पीकर से पेरेंटिंग का प्रोग्राम कराया, उसकी रिकॉर्डिंग आप भेज दो सबको, एम्पावर हो रहे हैं, राइट? आपके जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए बीच बीच में कुछ एंगेजमेंट प्रोग्राम करना, उनको एजुकेट करना, तो ये एक 3E प्रोग्राम। तो अगर हम 3E प्रोग्राम ढंग से चलाएंगे तो सिस्टम के थ्रू, देखिए सेल्स के रिश्ते की बात हो रही है। मैंने शुरुआत के स्क्रीन में आपको 6 रिश्ते बताए और उन 6 रिश्तों को मुकम्मल करने के लिए हाउ डू वी मेक यूज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू टेक फ्रॉम सस्पेक्ट टू एफटीसी एंड नाउ वी आर टेकिंग फ्रॉम एफटीसी टू एससी। मैंने पिछले स्क्रीन में आपको दिखाया कि सस्पेक्ट टू एफटीसी जाने के लिए हमने लीड मैग्नेट का इस्तेमाल किया था। अब एफटीसी से सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने के लिए 3E प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एम्पावर, एंगेज और एजुकेट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो मेरा अगला टारगेट है कि मैं सेटिस्फाइड कस्टमर को एडवोकेट बना पाऊं, और सेटिस्फाइड कस्टमर को एडवोकेट बनाने के लिए मुझे एक लॉयल्टी प्रोग्राम को रन करना है ना? क्योंकि कोई भी यूं ही मोहब्बत जारी नहीं रखता जब तक कि आप कोई बहाना नहीं देंगे, राइट? सो इट इज सेड दैट देयर इज अ सेइंग दैट even when you love someone very much, both lovers need a strong reason to continue loving each other. If the reason is not there, then slowly the love also dies, right? So loyalty program is the reason for a satisfied customer to become a customer advocate. देखिए satisfied customer वो है जो आपके प्रोडक्ट से बहुत खुश है, लेकिन कस्टमर एडवोकेट वो है जो आपके प्रोडक्ट से इतना खुश है
कि अपने घर के छत पे चढ़ के चिल्लाने को तैयार है कि मैंने नियोटेरिक के साथ काम किया है और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपना घर नियोटेरिक से खरीदा, राइट। तो ये जो सेटिस्फाइड कस्टमर से एडवोकेट का जो तय है फासला, वो एक लॉयल्टी प्रोग्राम से तय होता है। तो देखिए ये भी सिस्टम के थ्रू होगा कि सेटिस्फाइड कस्टमर को हम लॉयल्टी प्रोग्राम सिस्टम के थ्रू फीड करेंगे और वो कस्टमर एडवोकेट बन जाएगा। तो यहाँ आपका थिंग्स टू डू क्या है? क्रिएट अ लॉयल्टी प्रोग्राम which can be used to increase the ratio between satisfied customers and customer advocates. All right, very good. इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मेरा अगला दाव क्या है? जो लोग एडवोकेट बन चुके हैं, यानी बॉक्स नंबर 4, उनको मैं हैबिचुअल बायर बनाना चाहता हूं, क्योंकि कस्टमर को हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर तब बोलते हैं जब उसे आदत लग जाती है। अगर आपको संजय सिंह से ट्रेनिंग लेने की आदत लग जाए तो आपको किसी और की ट्रेनिंग मजा ही नहीं आएगा। और मैं यही चाहूंगा कि मैं आपकी आदत बन जाऊं, और हर बेचने वाले की ये चाहत होनी चाहिए कि मैं अपने ग्राहक की आदत बन जाऊं। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, बट जब मैं आपकी आदत बन जाऊंगा तो फिर मैं आपकी एलटीवी को ले पाऊंगा, यानी आपकी लाइफ टाइम वैल्यू को निकाल पाऊंगा। राइट। तो एडवोकेट को हम हैबिचुअल कस्टमर कैसे बनाएं? तो एडवोकेट को हैबिचुअल कस्टमर बनाने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड RFM एनालिसिस। RFM एनालिसिस क्या होता है मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। तो 5 डब्बे के थ्रू हम निकल आए और एक बार सारे डब्बों को देख लेते हैं, फिर उसमें RFM एनालिसिस को समझेंगे। एक बार कस्टमर हैबिचुअल हो गया तो बॉक्स नंबर 5 में आ गया। तो हैबिचुअल कस्टमर को हम VIP कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि भाई तू मेरे आंखों का तारा, तू ही माई बाप, तू हमारा राजा, तेरे से अच्छा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं, ऐसी स्टेटस उनके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स, हमें बिजनेस इंटेलिजेंस स्टडी, इन सारी चीजों को करके हम VIP कस्टमर्स बना सकते हैं। तो देखिए ऑल इन ऑल हमारी जो जर्नी थी वो कैसी थी? जर्नी फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 टू बॉक्स नंबर 2 टू 3 टू 4 टू 5 टू 6। 6 डब्बे हैं, और ये 6 डब्बे कैसे हैं? ये 6 डब्बे ये हैं। पहला डब्बा है FTC, दूसरा डब्बा है सेटिस्फाइड कस्टमर, तीसरा डब्बा है कस्टमर एडवोकेट, चौथा है हैबिचुअल बायर, पांचवा है लॉयल कस्टमर, छठा है VIP कस्टमर। राइट। So now you can see on the screen that what exactly are we trying to do through CRM. Through sales we acquire a customer. ठीक है, हमने सेल्स की विधि, सेल्स की नीति के थ्रू हम एक ग्राहक को एक्वायर करते हैं। जैसे हमने ग्राहक को एक्वायर किया वो FTC कहलाता है, यानी फर्स्ट टाइम कस्टमर कहलाता है। The moment he becomes a part of my system, he becomes FTC, and then through a structured CRM system, I am taking him from FTC status to satisfied customer status, then from satisfied customer to customer advocate, then from customer advocate to habitual customer, then to loyal customer, and then to VIP customer. और यही मेरी जिंदगी है। जब मैं एक ग्राहक के साथ एक जिंदगी बिताता हूँ तो मेरी जो जद्दोजहद है वो इसी बात पे लगी रहती है कि कैसे मैं एक कस्टमर को एक्वायर करूं और उसको धीरे धीरे VIP कस्टमर बनाऊं। मैं जितनी बार इस काम को करने में सफल होता हूं, उतनी बार अपनी पीठ को थपथपाता हूं और उतनी बार बोलता हूं कि सेल्स के रिश्ते को तुम समझते हो और सेल्स की रिश्ते से जो LTV निकाल पाओगे उसका पूरा सदुपयोग तुम करते हो, इसीलिए तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। राइट। So this is what we need to understand. So at this juncture, I want you guys to please put forward your question so that I want to quickly get into the mathematics of CRM. But पहले आप CRM की रूह,
CRM की आत्मा को समझ लें। अभी तक जो मैंने बात की, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्विक, आई वांट इंटरेक्शन, डोंट स्लीप। सर कस्टमर एडवोकेट सर थोड़ा नहीं आया समझ। कस्टमर एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील। तो वो कस्टमर जो आपका वकील बन जाए और आपके बिहाफ पे वकालत करे बिना कोई फीस लिए हुए, तो उसे कस्टमर एडवोकेट कहते हैं। यानी मतलब कि जब कोई कस्टमर इतना खुश हो जाए आपसे, इतना खुश हो जाए कि आपकी वकालत करने लगे, तो उस स्टेटस को कस्टमर एडवोकेट कहते हैं। मीन सर जो माउथ एडवर्टाइज करते हैं अपने, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में जो अपनी तारीफ वगैरह करते हैं ब्रांड की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की, वो कस्टमर एडवोकेट। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर एडवोकेट वर्ड ऑफ माउथ से आपका माल बेचता है। ओके थैंक यू। तो वीआईपी कस्टमर्स के लिए एक आध कोई वर्ड जैसे अपन बोलते हैं जो कमेंट्स जो करते हैं हम लोग, या किस तरीके से हो सवाल सकते क्या हैं है? सर वैसे अपन? जी जी व्हाट इज द क्वेश्चन? सर, एक्चुअली कस्टमर्स को वीआईपीज में लेके जाते हैं, जैसे वीआईपी कस्टमर हमारे हो जाते हैं, हम लोग उसके लिए किस तरीके से कमेंट्स या फिर कुछ वर्ड्स बोलते हैं जो थोड़ा सा उसके लिए होता है कि चलो क्लाइंट समझता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। उसके लिए किस तरह के सर मैं वीआईपी कमेंट्स किस तरीके से करूं क्लाइंट्स को, जो कस्टमर्स को हम एक अच्छे अप्रोच पे लेके जाते हैं? देखिए, वीआईपी कस्टमर वो है जो आपके टॉप 20%, एक रूल है, मर्फीज लॉ है कि 80% बिजनेस 20% लोगों से ही आता है। राइट सर। तो वो जो 20%, मान लीजिए कि आप अजय रजक साल भर में आप 100 करोड़ का धंधा करते हैं, सर तो 100 करोड़ में 80 करोड़ धंधा जो है ना आपके 20% कस्टमर से ही आया होगा। तो मान लीजिए 100 करोड़ का धंधा करने के लिए आपने 50 लोगों से डील किया है, ठीक है? तो सर आप हिसाब लगा लेना कि आप उस 50 लोगों में से उसका जो 80% है, यानी 80% ऑफ 50 कितना हुआ? 40, 40 सर, राइट। राइट? तो 20% लोग जो हैं, यानी बचे हुए जो 10 लोग हैं, यानी 50 कस्टमर्स में से 10 कस्टमर होंगे जो 100 करोड़ का 80 करोड़ का धंधा देते होंगे। एग्जैक्टली सर। तो उन 10 कस्टमर को वीआईपी कस्टमर कहा जाता है। थैंक यू सर। और ये किसी भी बिजनेस में लागू है, that 80% of business always comes from 20% customers. So those 20% customers are VIP, and you must control those 20% customers, because by controlling 20% customers, you are actually controlling 80% of your business. यस सर, श्योर। All right, very Yes, good. ये सर चर्न कस्टमर, व्हाट डू यू मीन जी, चर्न कस्टमर? चर्न कस्टमर मतलब जो दुश्मन से खफा होके आपके पास आ जाए। ओके जैसे प्लास्टिक ब्लेंड से गुस्सा होके जे प्लास्ट का माल खरीदने लगे, तो उसको चर्न बोलते हैं। यानी दुश्मन को छोड़ के आपके पास आया, यानी चर्न कस्टमर है। और आपको छोड़ के जो दुश्मन के पास चला गया, वो एट्रिशन कस्टमर है। ठीक है? सर यस। सर, एज अ स्कूल हम किस टाइप के लॉयल्टी प्रोग्राम्स कर सकते हैं एससी को एडवोकेट बनाने के लिए? या तो ये एक अलग चर्चा है और अभी समय नहीं उस चर्चा को करने के लिए, बट उसके कुछ उदाहरण, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम में कैसे है कि अगर सिबलिंग की एडमिशन हुई तो सिबलिंग की बस फीस में आप 20% डिस्काउंट करेंगी। ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है, राइट? अगर सिबलिंग है तो सिबलिंग से रिलेटेड काफी लॉयल्टी प्रोग्राम हो सकती है। दूसरी लॉयल्टी प्रोग्राम हो सकती है, पॉइंट सिस्टम हो सकता है कि अगर आपने हमारे सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, जैसे मार्शल आर्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, ड्राइंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, सारे प्रोग्राम्स आपने लिए हैं, तो हर प्रोग्राम में आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, है ना? जैसे आप बिग बाजार जाते हो, पैंटलून जाते हो, तो आपको एक पॉइंट सिस्टम है, वैसे पॉइंट सिस्टम आप स्कूल में भी क्रिएट कर सकते हो। वो भी एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम होगा, राइट? ओके सर। कुछ स्कूलों में स्कॉलरशिप देते हैं एज लॉयल्टी प्रोग्राम कि अगर आपके बच्चों को मैथ्स में 90 से ऊपर आता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फीस इतनी माफ हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि क्लास में एक ही बच्चा का 90% से ऊपर आएगा। तो अलग अलग तरीके से आप लॉयल्टी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब आप मेरे साथ लॉयल हो तो मैं आपको थोड़े से घूस दूंगी, ठीक है?
तो Yes. वफादारी के लिए जो घूस दी जाती है उसे लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं। Got it, sir. अब घूस जो थोड़ा कटु शब्द है, तो इस जरूरी नहीं कि घूस दो, आप किसी को प्यार से भी खरीद सकते हो। तो लॉयल्टी प्रोग्राम इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर गिविंग सम प्रोडक्ट और सम डिस्काउंट. You can even say that we will give you extra classes. Acknowledge It is कर not सकते हैं। product, हाँ, but extra. yeah, you can say that we'll give you remedial classes, right? अगर कोई बच्चा फेल होता है तो आप उसको फेल करने के बजाय बोलो कि भाई आप 2 महीने की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपको पास करवाएंगे। हम अपनी स्टैंडर्ड लिक्विडेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको दो साल की एक्स्ट्रा क्लास, 2 महीने की एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और फिर से आपको पास करवाएंगे। Yes, ये भी sir. एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम है। ठीक है? Sir, I want to ask Yes, one sir. question. Yes, sir. Yes, Kamini. Sir, my question is, sir, in between churn customer and satisfied customer, sir, हमको priority किसको देना पड़ेगा so that we can उनका डायरेक्शन हमारा VIP कस्टमर पर चला जाए। सर, प्रायोरिटी वाइज दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, ये तो एक सीधी लाइन है, इसमें प्रायोरिटी का मसला ही नहीं है। ये तो सीधी लाइन, सर्टिफाइड कस्टमर तो आपका है ऑलरेडी और चलता चला जा रहा है। चंद कस्टमर बाहर से अंदर आया और वो आपका कस्टमर बन रहा है। एक बार कस्टमर बन गया तो जो आप किसी एक कस्टमर के साथ करते हो वो सबके साथ करोगे, तो प्रायोरिटी का कोई मसला ही नहीं है। क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सर वो एक आदत होती है किसी को बार बार चेंज करने की। अगर वो चर्न कस्टमर एक बार कहीं और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्विच हो रहा है तो उसकी सर हमारे पास लॉयल्टी कितनी, हम उसको सर चेक नहीं कर सकते ना कि वो हमसे भी जाके किसी और स्कूल में भी एडमिशन ले सकता है। तो सर उस पर फोकस ज्यादा रखना चाहिए या इक्वल करना चाहिए? माय क्वेश्चन इज दैट। राइट, मतलब देखिए ये चीजें ना है बहुत बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। मतलब एक बहुत फेमस कविता है जिसका अनुवाद ये है कि राधा ने बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करके दिखा। यानी एक पोएट्री है जिसमें राधा बोलती है कृष्ण को कि तेरी क्या मजाल है कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करके दिखा। तो आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम में इतना दम होना चाहिए कि तू मुझे छोड़ के दिखा। तू भले 10 जगह स्कूल छोड़ के आया है, बट मेरे स्कूल में आने के बाद तू यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे मोहब्बत में इतनी ताकत है, मेरे सिस्टम्स में, मेरे प्रोसेस में, मेरे लॉयल्टी प्रोग्राम में इतनी ताकत है। ये एक बिलीफ है, राइट? अब ये बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांगली आप करेंगे। अब इसके बावजूद भी कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, जाने दीजिए, ये तो हमारा एक प्रोग्राम है, राइट? और ये प्रोग्राम एक ऑटोमेटेड तरीके से चल रही है। बिकॉज मैं किसी को रोकने के लिए अपने सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी को रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, राइट? मेरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी चलेगा। अब तुमको नहीं पसंद है, ठीक है, हम बातचीत करेंगे, फिर भी तुमको पसंद नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, आप एट्रिशन हो जाइए, राइट? डज इट आंसर योर क्वेश्चन, कामनी? यस सर, यस सर। All right, good. Any other question at this stage before I take it forward? Sir, am I audible? Yes. सर मैं ये पूछ रही थी कि जो हैबिचुअल कस्टमर होता है तो उसका इनेट होने का कौन से मेजर कंसर्न्स रहते हैं या कौन से मेजर रीजंस हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको बहुत ज्यादा चाहता है ना, वो उसके गुस्सा होने के कारण बड़े एक्सपेक्टेशन बेस्ड रहते हैं, राइट? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है आदमी, और वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे रहती है कि यार तूने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो तेरा हैबिचुअल कस्टमर हूँ, पुराना कस्टमर हूँ, तूने मेरे साथ ऐसी छोटी बात कैसे कर दी, राइट? So normally people become angry on very small things once they become habitual. You know, जैसे मैं habitual customer हूँ, मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और तुमने मुझे मतलब मेरा बर्थडे था, तुमने विश नहीं किया यार, तुम मेरा बर्थडे मिस कर गए। अब भाई बर्थडे मिस हो गई, ठीक है, मैं अपनी मम्मी की बर्थडे भी मिस कर गई थी एक बार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है। That is why the uniqueness of customer relationship and automation of the system is very important, right? कि हाँ, मैं तो ये मैडम को हमेशा विश करता हूँ, ये मेरा विश करना भूल गई, छोटी छोटी बातें, राइट?
तो जैसे जैसे रिश्ता स्ट्रांग होता है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी मायने रखने लगती है। जब रिश्ता नया होता है तो छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती, राइट? So it's inversely proportional. The difference with which the customer relationship keeps on increasing, the expectations keeps on growing up. Yes, sir. And small things becomes more important. ये सेल्स के रिश्ते और जिंदगी के रिश्ते में कोई फर्क नहीं है, इट्स द सेम थिंग, राइट? बस ये हमें सेल्स के रिश्ते में समझना है और इस चीज को ऑटोमेट करना है, करेक्ट? ऑलराइट, Yes, sir. गुड। रितेश राय, बगल में किसको देख रहे हो भाई? कौन है बाजू में? आवाज नहीं आ रही। हाँ सर कोई गेट बंद किया उसको देख रहा। मतलब इधर ध्यान दे यार, तेरी कंपनी बहुत पैसे खर्च करके तेरे को सुबह सुबह पढ़वा रही है, गेट हाँ पे सर, फंसा ध्यान। रह जाएगा तू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। No? Shall we move ahead? It's very Yes, sir. important that ask all your questions because now I'm going to get into mathematics, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। पहले ये CRM की चीजों को समझ लो। Kamini, are you very clear about why CRM, what kind of CRM, और आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या चीजों को देखना है? Are you clear? Sir, not 50. I'm 50-50%. I might change my mind also. आवाज कट रही है बीच में। I'm saying that I am 50% sure that I will use it in April or not. I'm 50% sure. आपका वो हेडफोन खराब है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो मैं आपको बता दूं कामनी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर लेंगी उसमें ये 6 बक्से होने चाहिए। FTC, सेटिस्फाइड कस्टमर, लॉयल कस्टमर, VIP कस्टमर, ये 6 बक्से होने चाहिए। और एक इंक्वायरी को एक बक्से से दूसरे बक्से में कैसे ले जाना है, यानी लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे डालना है, 3 प्रोग्राम कैसे डालना है, ये प्रावधान होना चाहिए, ये जरूरी है। I got your point, and I'm doing a study that I have 2-3 options in my mind, and I changed it also. In March, maybe I changed. आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है आप USA से बात कर रही हो, तो उसको फेंक दो, वो जो आपने लटकाया है वो काम नहीं कर रहा है, थ्रो इट। All right, so let's get back to this. Okay, let's get back to this. तो यहाँ तक आप लोग सब समझ गए हो, ये सारे 6 बक्से को आप समझ चुके हो। ओके, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आते हैं कि अभी तक जो बातें हो रही थी ये तो थ्योरेटिकल बातें हो रही थी। अब इन चीजों को जब तक हम एक नंबर में नहीं बांधेंगे, जब तक इसको एक मैथमेटिक्स में नहीं पिरोएंगे, तब तक कंप्यूटर कैसे काम करेगा? क्योंकि कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में आती नहीं, कंप्यूटर को तो कुछ नंबर चाहिए, लॉजिक चाहिए, है ना? तो 3 तरह के मापदंड आपके सामने रख रहा हूँ। पहली मापदंड है वैल्यू। किसी कस्टमर का आपके CRM सॉफ्टवेयर में क्या वैल्यू होगा, तो वैल्यू को नापने के 2 मापदंड हैं। एक है एवरेज बास्केट वैल्यू। एवरेज बास्केट वैल्यू किसे कहते हैं? एक ग्राहक से जो बिलिंग होती है महीने में, उस टोटल बिलिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल्स। ऐसे मान लीजिए स्कूल में एक फीस दिया, उसने ट्यूशन फी दिया, एक बस फी दिया, फिर एक मार्शल आर्ट की फी दी, तो ये 3 अलग अलग बिल बने, तो तीनों के बिल की रकम डिवाइडेड बाय 3 इज एवरेज बास्केट वैल्यू। तो एवरेज बास्केट साइज क्या होता है? एवरेज बास्केट साइज का मतलब है कितने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स उसने खरीदे। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट का एग्जांपल लो, तो उसने घर खरीदा आपसे, एक कैटेगरी, घर के साथ में फर्निशिंग भी खरीदी, कैटेगरी नंबर 2, फर्निशिंग के साथ में उसने 10 साल का सोसाइटी मेंटेनेंस फी भी दे दिया एडवांस में, कैटेगरी नंबर 3। यानी कि हर बेचने वाले के पास मल्टीपल चीजें होती हैं बेचने के लिए। जब वो उन मल्टीपल कैटेगरीज को खरीदता है तो हम बोलते हैं एवरेज बास्केट साइज बढ़ रहा है।
जैसे जेजे प्लास्ट, अगर आपका कोई ग्राहक आपसे फिलर मास्टर बैच लेता है तो एवरेज बास्केट साइज हो गया 1। भले 100 टन लेता है, 10 टन लेता है, डज नॉट मैटर, लेकिन फिलर मास्टर बैच के साथ में अगर कलर मास्टर बैच भी लेता है तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई, तो उसका एवरेज बास्केट साइज हो गया 2। अब मान लीजिए साथ में वो एंटी स्टैटिक स्पेशलिटी मास्टर बैच भी लेता है तो एवरेज बास्केट साइज हो गया 3। यानी कि जितना कैटेगरी सामान का खरीदेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, वो एक कैटेगरी लेगा तो एवरेज बास्केट साइज 1 से बढ़ जाएगा, और जितनी दर ज्यादा लेगा उससे एवरेज बास्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो हम टेक्निकली बोलते हैं कि एवरेज बास्केट वैल्यू इज द लेंथ ऑफ सेल and average basket size is the width of sale, and when length and width of sale increases, volume of sale will improve। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत प्रिलिमिनरी है। तो एवरेज बास्केट वैल्यू और एवरेज बास्केट साइज दोनों कैलकुलेट करना जरूरी है। आशीष सरीन, इस समय तुम्हारा एवरेज बास्केट साइज क्या चल रहा है? आशीष सरीन रियल एस्टेट बेचते हैं लेकिन अभी शायद हमको छोड़ के चले गए हैं। ओके, ही इज नॉट देयर। अजय रजक, आपका एवरेज बास्केट साइज क्या चल रहा है? सर एवरेज एक्चुअली अगर बात करूं मैं तो मतलब बिजनेस का जो मेरा एवरेज आता है एज अ क्लाइंट्स अमाउंट, वो तो एवरेज बास्केट वैल्यू हो गया ना, मैं पूछ रहा हूँ एवरेज बास्केट साइज क्या चल रहा है? अराउंड 3 CR सम। वो तो एवरेज बास्केट वैल्यू हो गई, एवरेज बास्केट साइज का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये पर्दाफाश इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लोग ये पढ़ के जा चुके हैं वो भी उसका अमल नहीं करते। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आप इन चीजों को सीख के जा रहे हो लेकिन उसको लाइफ में डालोगे नहीं, क्योंकि लाइफ में नहीं डालोगे कोई मर्डर नहीं करेगा, लेकिन लाइफ में डालोगे तो बहुत जोर से तरक्की करोगे। अब देखिए, अजय रजक को मैंने पढ़ाया था कि एवरेज बास्केट साइज होती क्या है, लेकिन अब उनको ना तो याद है, ना समझते हैं, ना जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अभी तो बताया ना अजय रजक कि एवरेज बास्केट साइज मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कस्टमर बाइज। तो अगर जब फ्लैट बेचते हो तो फ्लैट एक कैटेगरी हो गया, अब फ्लैट के साथ में आप अगर फर्निशिंग भी बेचते हो तो वो दूसरी कैटेगरी हो गई। राइट सर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा कैटेगरी सामान का बेचोगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। गॉट इट सर। करेक्ट, गॉट इट सर। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को आंकने के कुछ मापदंड हैं: स्टिकीनेस, लैप्सेशन, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू। अब स्टिकीनेस क्या होती है? ऐसा देखा गया है कि कुछ ग्राहक को उनको पता है कि आप दो चीजें बेचते हो। जैसे कुछ ग्राहक को पता है कि अजय राजक फ्लैट बेचता है और फ्लैट के साथ साथ फ्लैट की फर्निशिंग भी, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करके दिला सकता है, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कुछ ग्राहक अजय रजक को बोलेंगे नहीं जी आप सिर्फ फ्लैट बेचो, हम इंटीरियर डिजाइनिंग किसी और से करा लेंगे। तो इस प्रथा को स्टिकीनेस कहते हैं, यानी कि कस्टमर नोज दैट यू सेल अनदर प्रोडक्ट बट he does not buy all segments from you, he buys only one category from you, and for other categories he goes to some other shop। है ना? देखिए, आप में से भी कुछ लोग अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग बिग बाजार से करते होंगे, लेकिन कपड़े की शॉपिंग वेस्ट साइड से करते होंगे। तो ऐसा क्यों करते हो? आपको पता है ना कि बिग बाजार में कपड़ा भी मिलता है, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रोसरी अच्छी मिलती है बिग बाजार में, लेकिन कपड़े तो अच्छे वेस्ट साइड में मिलते हैं। And this is exactly what I am talking। अब बिग बाजार के सेल्समैन की जद्दोजहद ये है कि मैं ग्रोसरी भी बेचूं और कपड़े भी बेचूं। जब ऐसा करेगा तो एवरेज बास्केट साइज 2 हो जाएगा उसका। So now do you understand what is average basket size and what is stickiness? Do you understand what is stickiness sir. now? Yes, sir. Yes, sir. तो जेजे Yes, sir. प्लस के एम्प्लॉइज की अगर बात करूं तो जेजे प्लस, अगर मान लीजिए किसी को आप सिर्फ फिलर मास्टर बैच बेचते हो और कुछ नहीं Yes, बेचते, sir. और वो अपनी कलर मास्टर बैच सॉल्टेक से ले रहा है, वो अपनी एंटीस्टैटिक मास्टर बैच मान लीजिए प्लास्टिक ब्लेंड से ले रहा है,
तो इसको बोलेंगे कि फिलर मास्टर बैच के लिए वो ग्राहक आपसे स्टिकीनेस है, लेकिन बाकी चीजों के लिए वो स्टिकीनेस नहीं दिखा रहा। क्लियर है? यस सर। ओके। दूसरी चीज हो गई लैप्सेशन। अब ये लैप्सेशन एक प्रथा है सेल्स में, जिसके हिसाब से आप चाहे अपनी जान भी रख लीजिए तो भी कुछ कस्टमर कुछ कार्यकाल के बाद में आपको छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ऐसी कोई फेविकॉल की जोड़ नहीं है जो किसी कस्टमर को जिंदगी भर आपको अपने साथ बांध के रखा रहे। और ये कस्टमर आपको इसलिए नहीं छोड़ के जाते क्योंकि आप बुरे हो, या आपकी क्वालिटी बुरी है, या आपका प्राइस बुरा है, बस बोर हो गए तो चलो किसी और को ट्राई करते हैं। बोर हो गया जे प्लस से डील करके, चलो थोड़ा सॉल्टेक्स का लड़का भी आता रहता है बार बार, एक बार सॉल्टेक्स को ट्राई करते हैं, राइट? तो ये जो प्रथा है इसको लैप्सेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कस्टमर बोर होके लैप्स हो रहा है तो ठीक है, ये उसकी फितरत है, ये उसका नीड है। बट अगर बिना बोर हुए किसी कारण से लैप्स हो रहा है तो मुझे समझ में तो आए कि लैप्स हुआ। अभी तो मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत बार मालूम ही नहीं होता कि कुछ कस्टमर ने बिलिंग बंद कर दी है। तो इतने जब आप जैसे आप स्कूल में 1000 बच्चों को चला रही हैं, 3000 बच्चों को चला रही हैं, अब सडनली एक आदमी पेरेंट ने छोड़ दिया, जब तक वो टीसी लेने नहीं आता तब तक आपको समझ में भी नहीं आता कि ये छोड़ दिया है। ऐसा क्यों है? आप टीसी तक क्यों वेट करोगे? अगर बच्चे की फीस नहीं आई है तो सिस्टम ने बताना चाहिए कि ये लैप्स हो रहा है। 2 महीने तक नहीं आई तो सिस्टम ने डबल इंक्वायरी देनी चाहिए कि ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये जो लैप्सेशन की प्रथा है, ये सीआरएम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आपको नोटिफाई करता है। एंड इन ए गुड बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज लैप्सिंग, आई मीन हु आर द कस्टमर्स। क्योंकि देखिए एक कस्टमर को एक्वायर करना कितना मुश्किल है, और उस मुश्किलात के बाद में जब एक कस्टमर छोड़ देता है आपको समझ भी नहीं आता कि छोड़ गया। खास करके मास्टर बैच में देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि एक कस्टमर 10 साल से आपसे माल खरीद रहा है आपकी कंपनी से 2-2 टन, और सडनली वो 2 टन के बदले 1.5 टन खरीदता है, और आपको याद ही नहीं रहता कि अरे आधा टन इसने मेरे से नहीं खरीदा, तो कहाँ से खरीद रहा है? जरूर दुश्मन के पास जाएगा। तो ये जो लैप्सेशन हो गई आधा टन की, ये आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर ने बता देना चाहिए, राइट? So this is what I call lapsation, and this lapsation can be notified by a good CRM software. Is it clear till now? Are you all very clear about lapsation and stickiness? Yes, बोलिए। सर अपन ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो बोर होके लैप्स हो रहा है, अपनी किसी मिसकंडक्ट की वजह से लैप्स हो रहा है? तो भाई पहले तो सीआरएम आपको बताएगा कि लैप्स हो रहा है सर। तो जब लैप्स हो रहा है बताएगा तो आप इमीडिएटली उसको जाके लैप्स होने से रोकोगे। यस सर। और उस वार्तालाप से आपको पता चलेगा कि बोर होके कर रहा है कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ सीआरएम की अहमियत इस बात पे है कि आपको सिस्टम नोटिफिकेशन से पता चल रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए पुनीत, जब आप अभी तो आप नए हो तो आपके गिने चुने कस्टमर होंगे, बट धीरे धीरे जब आप पुराने हो जाओगे तो आपके 50, 60, 100 कस्टमर हो जाएंगे। तो उन सारे कस्टमर के साथ फिजिकल ताल्लुकात रखना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है कि आप उनको मिलते रहें, उनसे बात करते रहें। तो सीआरएम आपको बताता है कि अरे भाई ये तेरा लैप्स हो रहा है, इसको जाके मिल, इसको रोक और समझ कि क्यों लैप्स हो रहा है। एग्जैक्टली सर, बिकॉज ऑफ एक तरह अपने हमारा सेक्रेटरी होते हैं या रिमाइंडर आते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत बड़े आते हैं सर, तो याद नहीं रहता है कि भूल जाते हैं लोग। राइट। तो इसलिए सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो आपको नोटिफाई करे, करेक्ट? यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं उस मैथमेटिक्स पे जिसका नाम है आरएफएम। और आरएफएम की तुलना हमने बॉक्स 4 से बॉक्स 5 जाने के लिए की थी, ठीक है? बॉक्स नंबर 1 से 2 जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था हमने? लीड मैग्नेट। वेरी नाइस। किसने बोला ये आंसर? शिवानी ने। यस सर। वेरी गुड। नंबर 2 से बॉक्स नंबर 3 जाने के लिए क्या किया था हमने इस्तेमाल? सर 3E। सर ट्रिपल ई। एम्पावर एंगेज। वेरी नाइस। एंड बॉक्स नंबर 3 से 4 जाने के लिए? लॉयल्टी प्रोग्राम। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। वेरी गुड।
और 4 से 5 जाने के लिए Sir, RFM RFM, sir. analysis. RFM. यस, एंड 5 से 6 बॉक्स जाने के लिए Sir, data Data analysis. analysis. Business intelligence. वाओ ग्रेट, मैं तो तर गया, सारे आंसर्स मिल गए मुझे, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो आरएफएम जो है बॉक्स 4 से 5 जाने के लिए जो आरएफएम का इस्तेमाल हुआ था उसको समझ लेते हैं, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू, आरएफएम का फुल फॉर्म है। इसको याद रखने के लिए मैं रोजी फिरोजी मारिया का भी एग्जांपल देता हूँ कि आरएफएम का Sir, फुल before that, can I ask something? या सर आपने जो एवरेज बास्केट वैल्यू जब बताया था तो मेरा थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हो गया था। बस आप मुझे वो जो एक छोटा सा डेफिनेशन जो आपने बोला था, जैसे एवरेज बास्केट साइज तो मैंने सुन लिया था, नंबर ऑफ कैटेगरीज था, जो एवरेज बास्केट वैल्यू था उसका क्या था? average basket value is the total value of bills divided by number of bills. Pardon, sir? Total value of bills divided by total number of bills. Okay, sir. Thank you. जैसे मान लो 3 बिल हुआ और तीनों बिल की कीमत 1,10,000 और 20,000, यानी टोटल वैल्यू हो गए 1,30,000, और 3 बार बिलिंग हुई है तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3, वो तुम्हारा एवरेज बास्केट वैल्यू हो गया। Okay, sir. ठीक है, और कोई सवाल? ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी वैल्यू। एंड रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू को याद रखने के लिए रोजी फिरोजी मारिया, ये याद रखिए। तो आरएफएम क्या होता है? रोजी फिरोजी मारिया, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू। ठीक है, रितेश मनी मन बोल रहा है ये रोजी फिरोजी मारिया मुझे याद रहेगा, याद रहेगा भाई? हाँ सर। शर्मा जा रहा है तो मतलब, तो रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू। सो रिसेंसी का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, रिसेंटली तो मिला था तुझसे, तो रिसेंसी मतलब टाइम पीरियड व्हेन द लास्ट बिलिंग हैपेंड, राइट? तो अगर कोई कस्टमर जो हर महीने बिल करता था सडनली बिल करना बंद कर देता है और 3 महीने के बाद हम एक रिसेंसी स्टडी करते हैं, तो हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि पिछले 3 महीने से कितने लोगों के बिल नहीं आ रही है, तो दैट इज नोन एज रिसेंसी स्टडी। ठीक है, तो जैसे जे प्लस वाले आपके जो रेगुलर कस्टमर है उनकी रिसेंसी स्टडी आप कभी करो कि भैया ये 1 टन का मुर्गा था, अब ये आधा टन ले रहा है, यानी बाकी आधा टन कहाँ चला गया? किसी दुश्मन के पास चला गया है ना? तो रिसेंसी स्टडी हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए होती है कि पिछले 3 महीने की रिसेंसी स्टडी, पिछले 6 मंथ्स की रिसेंसी, पिछले 1 साल की रिसेंसी स्टडी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हम टाइम सेट करते हैं उस टाइम के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलिंग कितनी है, राइट? अब जैसे स्कूल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलिंग मंथली होगा नॉर्मल, लेकिन कभी कभी मंथली नहीं होता। अब जैसे जे प्लस है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलिंग होनी चाहिए मंथली, लेकिन हर मंथ होता क्या? नहीं होता। कुछ कस्टमर है 3 महीने का माल एक साथ खरीद लेते, 3 महीने तक कुछ नहीं खरीदते, फिर चौथे महीने खरीदते, फिर 2 महीने चुप रहते, फिर छठे महीने खरीदते। तो कभी फ्रीक्वेंसी मंथली रहती, कभी क्वार्टरली रहती, कभी एनुअली हो जाती। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार बिलिंग हो रही है, और ये हमेशा बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलिंग जितनी ज्यादा होगी किसी कस्टमर की, उसको उतना ज्यादा सेल करने का मौका मिलता है, राइट? मॉनिटरी वैल्यू मतलब उस कार्यकाल में टोटल वैल्यू कितना हुआ। एवरेज बास्केट वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम नंबर ऑफ बिल से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम टोटल वैल्यू यानी उसके थ्रू कितने पैसे मुझे मिले साल भर में, वो मैं काउंट करता हूँ। साल भर में इज द रिसेंसी आई हैव टेकन। तो अगर आप रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू का मतलब समझ गए हैं, तो अब इन तीनों चीजों को एक साथ रख के समझते हैं, क्योंकि आरएफएम एनालिसिस हमेशा एक साथ की जाती है। तो आरएफएम यानी पहले मैं आर और एफ को फिक्स कर दूं और फिर एम को कैलकुलेट करूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि रिसेंसी ऑफ 1 ईयर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथली, व्हाट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द
ये कहाँ सब्जी बिक रही है भाई? बंद कर दो अपनी साउंड. Okay, so recency frequency monetary value is always done in a combination of 3 parameters. So you either fix recency and frequency and calculate monetary value, or you fix frequency and monetary value and calculate recency, or you fix frequency and recency and calculate monetary value. यानी कि RFM analysis में 9 अलग अलग combination निकल के आती है और वो 9 चीजों को calculate करना पड़ता है. राइट? RFM एनालिसिस सबको समझ में आ गया? तो अगर मैं पूछूं कि इन ए रिसेंसी ऑफ 3 months एंड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथली बिलिंग, व्हाट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू आई एम गेटिंग? और या मैं ऐसा पूछूं कि फॉर ऑल दोज कस्टमर्स हु गिव मी अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मोर देन 5 लाख रुपीस पर एनम ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथली बिलिंग, what is the recency that I have got? Now you'll understand that each of these query will give you a different kind of input, and these inputs go a long way in deciding your future marketing and sales program with your customers. So that is why stickiness, lapsation, recency, frequency, monetary value, these are 5 parameters which helps you in mathematically measuring the quality of relationship with a customer. These average basket value and basket size are 2 mathematical equations which helps you in measuring the value that a customer brings to your table. और इस पूरे काम को करने के लिए things to do क्या है? एक तो स्विट्स प्रोग्राम फॉलो करना है, लीड मैग्नेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? जेजे प्लस का लीड मैग्नेट क्रिएटेड है, लेकिन न्यूटेरिक ग्रुप का और जेम्स ग्रुप का लीड मैग्नेट मैं नहीं देखा हूं अभी तक, अगर बन भी गया होगा तो. Then 3 प्रोग्राम बनाना है, empower, educate and engage. 3 प्रोग्राम बनाना है सारे लोगों को. लॉयल्टी प्रोग्राम बनाना है सारे लोगों को. देन RFM एनालिसिस करना है पुरानी डेटा की, और डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस स्टडी करनी है. क्योंकि आप लोग सबके बिजनेस नए हैं, तो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस शायद आप नहीं कर सकते हो जेम्स में, लेकिन न्यूटेरिक में और जेजे प्लस में बिल्कुल कर सकते हो. So friends, these are the CRM metrics. Metrics हम इसलिए बोलते हैं because ये मापदंड है. इस मापदंड के भरोसे ही हम अपनी CRM की जर्नी को तय करते हैं. अंत में आपको बताना चाहता हूं कि every customer has a LTV, right? हर कस्टमर का एक लाइफ टाइम वैल्यू होता है, और CRM मुझे मदद करता है कि मैं उस लाइफ टाइम वैल्यू को बिल्ड कर सकूं और वो पैसा कमा सकूं. तो कुल मिला के CRM is make the best of the opportunity called existing customers. यानी कि जो हमारे existing customer हैं, उनसे हम बेस्ट भुगतान कैसे निकाल सके, ये CRM का ध्येय है. This is the objective of CRM, and sales के रिश्ते helps you in doing it. तो अंत में समराइज करना चाहता हूं दोस्तों, ये 6 डब्बों की बात हुई आज, और ये 6 डब्बे में से 5 डब्बे की बात आपके साथ की मैंने. फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, कस्टमर एडवोकेट्स, हैबिचुअल कस्टमर्स, VIP कस्टमर्स, और एक छठा डब्बा मैंने बनाया ब्लैक बॉक्स. ये ब्लैक बॉक्स में उन कस्टमर्स के नाम डालते हैं जिनके ऊपर हमारे सारे हथकंडे फेल हो गए. हम उनको कस्टमर नहीं बना पाए, या अगर बनाए तो हम उसको सेटिस्फाइड नहीं रख पाए, या अगर सेटिस्फाइड रखे तो उनको हम एडवोकेट नहीं बना पाए. यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हम कस्टमर ही नहीं बना पाए, तो उनको ब्लैक बॉक्स में रखेंगे. और जब मेरे जैसा कोई भी डॉक्टर मिले तो उसको ब्लैक बॉक्स पकड़ा दो कि सर ये हमारी ब्लैक बॉक्स है, इसमें से कुछ निकाल सको तो समझे. ऑलराइट, तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स इज अ डेटाबेस ऑफ ऑल दोस पीपल वेयर यू हैव फेल्ड, योर CRM हैज फेल्ड. इनको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा इस पृथ्वी पे जो इनको भी ग्राहक बना देगा. राइट, so these are the 6 boxes that you have to create, and under each box करना क्या है वो लिखा है. इस बॉक्स के अंदर में वेलकम लेटर, सोशल मीडिया, स्विट्स, कम्युनिकेशन ड्राफ्ट, ये सारी चीजें बनानी है. इस बॉक्स के अंदर में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और 3E प्रोग्राम बनाना है.
इस बॉक्स के अंदर रेफरल इंडेक्स, वर्ड ऑफ माउथ इंडेक्स और लॉयल्टी प्रोग्राम पे काम करना है। तो हर बॉक्स के अंदर क्या क्या करना है सीआरएम को, ये लिखा हुआ है। तो आप में से जो भी लोग जब किसी सीआरएम सॉफ्टवेयर को खरीदें या किसी सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करना चालू करें, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या ये 6 बॉक्स बन सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर में, कितनी आसानी से बन सकती हैं, और अगर बन सकती हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर ये जो कैलकुलेशन करना है मुझे, ये आपकी सॉफ्टवेयर करके दे सकती है या नहीं। अगर दे सकती है तो उत्तम सीआरएम सॉफ्टवेयर है, मतलब दावे के साथ आंख बंद करके उसे खरीद लीजिए, उसका इस्तेमाल चालू कीजिए। और नहीं दे सकती तो आग्रह कीजिए उस सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाने वाले को कि वो ये सारे प्रावधान दें, क्योंकि लंगड़ा घोड़ा लेके कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीआरएम कर रहे हैं और आपके सीआरएम में सारी फैसिलिटी नहीं है, तो हम सीआरएम नहीं कर पाएंगे। हम सीआरएम करने का स्वांग रचेंगे, और स्वांग रचने से कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते। All right, so that brings me to an end of today's program. Customer engagement, this is a bridge between buyer and seller which is constantly under construction. ये एक सोच है दोस्तों कि कस्टमर एंगेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। मतलब ये एक ऐसा ब्रिज है जो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमेशा नए नए तरकीब से हम कस्टमर से एंगेज होते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है सेल्स के रिश्ते, इसका पंचलाइन है अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब रिश्ते बुनियादी रूप से हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है। हम कभी नहीं बोल सकते कि हम अपने अंजाम तक पहुंच गए, अब इस रिश्ते को और सुधारने की जरूरत नहीं है। रिश्ते हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है। हमेशा हमें नए नए तरकीब, नई नई सोच लेनी पड़ती है कि कैसे मैं इस रिश्ते को सुधारूं। So ladies and gentlemen, that brings me to an end of today's program, which is Sales Ke Rishte. And now I want to throw the house open for your questions and answers. Thank you very much.